महत्तम समावर्तक अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके निकालने की कुछ विधियों के बारे में हम जानेंगे। पूर्णांक संख्या का महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, भिन्न संख्या का महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, दशमलव संख्या का महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, फिर हम घातांक जो है, घात संख्या जो है, पावर्स है, उसका महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, महत्तम समावर्तक का कंसेप्ट क्या है, और जो है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक और संख्या के बीच में संपर्क क्या होता है। आज इन्हीं चीजों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम एक बार फिर से बोलना चाहते हैं, गणित में जो खुद को कमजोर पाते हैं उनके दो ही कारण होते हैं। या तो उनको कैलकुलेशन करना नहीं आता है, जिसको हम बेसिक्स बोलते हैं, या क्वेश्चन को कैलकुलेशन में कैसे चेंज किया जाता है ये नहीं आता है। तो ये दोनों में से किसी के भी नहीं आने से आप गणित में खुद को कमजोर महसूस करते हैं। और ये जो कोशिश है 5 पेज के सहारे, केवल 5 पेज के सहारे, चाहे आप उसे 5 दिन में पूरा कर लें या 10 दिन में पूरा कर लें, आप गणित के हर तरह के गणित के सारे प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। देखिए, जो गणित की कमजोरी होती है उसकी जन्म जो है क्लास 2 से क्लास 10 के बीच में होती है। यही एक वक्त है जहां पर आपके पढ़ाई में किसी अनियमितता और कोई भी कारण हो, आप गणित में कमजोर हो जाते हैं। और ये 5 पेज जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस जिसे आप 5 से 10 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, इससे गणित की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। और इन पेजों तक पहुंचने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। चलिए अब क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला एक छोटा सा सवाल लेते हैं, 851 और 713 का महत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर आप इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आप विभाजकता के रूल लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी आपको सफलता नहीं मिलेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा 851 किससे कटेगा, 713 किससे कटेगा। तो इस तरह के जब संख्याएं आती हैं, इसे हम एक दूसरे तरह के भाग विधि से इसका महत्तम समावर्तक निकालते हैं, जैसा कि हमने यहां दिखाया है। तो हम 713 को हम 851 को हम भाग देंगे 713 से, तो हमने 713 लिख लिया और हमने बीच में 851 लिख दिया। नेचुरली आप देखेंगे 713 एक ही बार जा सकता है, तो हमने एक बार दिया तो 713 हुआ। अब जब 851 से 713 घटाते हैं तो 138 बचता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 138 शेष है, क्योंकि अब 713 से आप 138 को भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये शेषफल है। बहुत ध्यान देंगे, ये शेषफल है। अब इस शेषफल को 138 से अब हम दूसरे तरह की एक भाग प्रक्रिया शुरू करते हैं। हमारा जो भाजक था 713, उसको हम भाज्य में लेते हैं 138 शेष से। हमने जिस 713 को से पहले जो हम भाग दिए थे, अब हम शेषफल 138 से 713 को भाग देते हैं। और देखिए 13 पचे 65, यहाँ 71 है, तो यहां लगता है कि ये 5 बार जाएगा। जो चलिए अलग से गुणा करके देख लेते हैं। फिर से बोल दूं, ये 713 भाजक था। अब देखिए हम शेषफल से हम 713 जो पहले भाजक था यहां पर उसे भाग दे रहे हैं, जैसा हमने बताया। अब हम 138 को 13 पचे 65, तो हमें लगता है 5 बार जाएगा, तो अलग से गुणा करके देख लेते हैं। 5 अटे 40 का शून्य हाथ में रहा, 4 13 पचे 65 और 4 69, तो 690 हो गया। तो हमने 5 डाल दिया, 5 बार जाएगा, नीचे 690 लगा दिया और हमने घटा दिया। अब घटाने के बाद देखिए शेषफल 23 आ गया। अब हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 23 छोटा है, 138 बड़ा है। ये 23 क्या है, ये शेष है। अब इस शेष से हम इस 138 जो पहले जो इस भाग प्रक्रिया में भाजक था, उसको हम भाग देते हैं। तो चलिए हमने एक समझने के लिए फिर से भाजक लिख दिया। अब हम 23 से जब भाग देंगे, 6 दूनी 12, 3 छक 18, तो ये 6 बार जाएगा प्रतीत होता है। तो 3 छक 18 का 8 हाथ में रहा, 1 6 दूनी 12 1 13, 138 हो गया।
अब देखिए कट गया। जब ये कट गया, कुछ भी अवशेष नहीं बचा, तो ये 23 जो अंतिम जो था भाजक था, यही भाजक जो है इसे हम क्या कहते हैं, मस बोलते हैं, महत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि संपूर्ण प्रक्रिया को आपने सही तरीके से समझ लिया होगा। तो दो संख्याओं के बीच में जब महत्तम समावर्तक निकालना हो और संख्याएं ऐसी हो कि विभाजकता के नियम को लगाते हुए भी समझ में नहीं आता है कि ये संख्या किससे कटेंगे, क्योंकि देखो बेसिकली ये संख्या 23 से कट रहे थे। अब ये झट से दिखता नहीं है, विभाजकता का लगाते हैं, 2 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, इस तरह जब देखते हैं तो नहीं कट रहा था। तो इसकी सीधे सीधे इस तरीके को हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम दूसरी विधि देखते हैं। जैसे 42, 70 और 112 का मौसा निकालें। ये हम जैसे लघुत्तम समावर्तक भाग विधि से निकाल रहे थे, यहां भी इसी प्रक्रिया को करेंगे। क्योंकि 42, 70, 112 ये तो हमें पता ही है, 6 7 42, 7 10 70, ये हमें दिखता है। तो हमने पहले 42 लिखा, 70 लिखा, 112 लिखा। देखिए सब सम संख्या है, तो और तीनों चूंकि सम संख्या, इसलिए हम 2 से देते हैं। यहां पर जब इस तरह का महत्तम समावर्तक निकालने के लिए इस तरह की भाग विधि की प्रक्रिया को लेते हैं, एक बात को विशेष रूप से आप जानिएगा। जैसे दो से हमने 42 को दिया 21 हुआ, 2 से हमने 70 को भाग दिया 35 हुआ, 2 से हमने 112 को भाग दिया, मतलब 2 से 112 को भाग दिया तो 56 हुआ। यहां एक चीज जरूर रखेंगे, सब एक साथ कटना चाहिए। मतलब 2 से जब आप भाग दे रहे हैं, सब में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब देखिए 21 है, 35 है, 56 है, तो 3 सते 21, 5 सते 35, 7 अटे 56, अर्थात 7 से जो है ये तीनों संख्या एक साथ कटेगी। ठीक है ना। अब देखिए 3 5 8, अब देखिए ये 3 5 8, एक संख्या एक को छोड़ के कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्या को काटे। तो फिर हमें रुक जाना है यहीं पर, और इसका मशक केवल ये 2 और 7 जो है जिससे ये तीनों संख्या कटी थी वही मशक होगा। तो मतलब 42 एवं 70 112 का मशक क्या होगा, 7 गुने 2, 7 गुने 2 बराबर 14। यह दूसरी विधि है जो मशक निकालने की है। आशा करता हूं इस विधि को आप समझ चुके होंगे। अब चलिए एक तीसरी भी विधि कर लेते हैं जिसे हम गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो देखिए भाग विधि की दो तरह का हमने आपसे चर्चा किया है, एक 2 संख्याओं के बीच निकालने का, एक 3 4 संख्याओं का, और अब हम गुणनखंड विधि से करते हैं। तो जैसे 12 15 21 है, इसका हम मौसा भी निकालेंगे, लौसा भी निकालेंगे और समझेंगे भी लौसा और मौसा में अंतर भी क्या है गुणनखंड विधि में, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम 12 को गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो 3 चौके 12, मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमने गुणनखंड में तोड़ दिया। 15 को हम गुणनखंड में तोड़ते हैं, 3 गुने 5, 5 तिया 15, और हमने 21 को लिखा, 21 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 7। अब देखिए तीनों में 3 कॉमन है, ठीक है ना। तो हम HCF जब होगा तो जो गुणनखंड तीनों संख्या में विराजमान है वही जो है वही उसका HCF होता है, या हम महत्तम समावर्तक होता है। तो यहां 12 15 और 21 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, हम 3 होगा। अब देखिए लौसा क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। हम पहले क्लास में हमको बताया है क्या, इसमें जो होगा लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, गुणज होता है, साझा गुणज। ठीक है ना। तो इसमें HCF का 3 तो हम लेंगे ही, अगर हम लघुत्तम समावर्तक निकाल रहे हैं। तो LCM में देखिए पहला ये 3 आ गया। अब इसको अलावे क्या है, 2 2 है, तो गुना हमने 2 गुना 2 लिखा, फिर ये गुना 5 है और गुना 7 है। तो कहने का मतलब है HCF को केवल एक बार लिखा गया है, बाद बाकी सारे गुणनखंड को गुणे के रूप में लिखा गया है। अब इसे अगर गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 को 6 सत्ते 42 बराबर 420 हुआ। तो इस तरह यहां का LCM 420 हुआ।
अब एक दूसरा ले लेते हैं 17, 23 और 29। तो देखते हैं 17 जो है इसका गुणनखंड क्या होगा। हम जानते हैं जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, वो संख्या खुद और एक। तो ये 17 गुना 1 हुआ। 23 का गुणनखंड क्या होगा, 23 भी अभाज्य संख्या है तो 23 गुने 1 होगा। 29 का क्या होगा, 29 गुने 1 होगा। तो ये चूंकि तीनों अभाज्य संख्या था, अब देखिए इसमें कॉमन गुणनखंड कौन सा है, तो कॉमन गुणनखंड तीनों में 1 है। तो इसके लिए एचसीएफ जो है इसका, ये क्या होगा, एचसीएफ इसका 1 होगा। और आपका एलसीएम क्या होगा, कॉमन गुणनखंड को लेना है और 17, 23 और 29 को गुणा करना है। तो 17 गुने 23 गुने 29 इसको गुणा करेंगे और गुना 1 इसको लिया हमने, तो बराबर होगा 11,339। अब एक तीसरा एक लेते हैं, जैसे 8, 9 और 25। ये 8 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है, क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे 8 बराबर क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्योंकि भाज्य संख्या है। 9 का क्या होगा, 9 का 3 गुने 3, और 25 का क्या होगा, 5 गुने 5। लेकिन हम ये भी जानते हैं, प्रत्येक चाहे भाज्य संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, वो संख्या खुद और एक, ये दो गुणनखंड होता है। तो मतलब हम गुना 1 यहां लिख सकते हैं, क्योंकि सबका एक गुणनखंड तो एक होता ही है। तो इस प्रक्रिया में हमने देखा ये एक जो है ये चूंकि कॉमन है, इसलिए इसका HCF1 हो जाएगा। तो हमने HCF1 लिख दिया। और हमारा जो है इसमें देखिए 8, 9 और 25 गुना 1 ये एलसीएम होगा। तो हमने 8 गुना 9 गुना 25 लिख दिया, ठीक है। तो 25 अठे 200, 200 को 9 से गुना कर दिया तो 1800 हो गया। तो इस तरह इसका एलसीएम जो 1800 हो गया। और साथ ही मैं बोलना चाहता हूं, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता है। और प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, ये वेब पेज पे कर सकते हैं, क्योंकि वेब पेज में इसकी प्रश्नावली दी हुई है जिससे हम कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले पे थोड़ा समझते हैं। अब हम दशमलव का मौसा निकालेंगे। एचसीएफ जो है डेसिमल का निकालेंगे। 1.2 एक संख्या है, 0.16 एक संख्या है, 0.0036 है और 60 है। इसका हमें क्या कहते हैं, एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इस मेथड में हम जब भाग दिए 12, 16, 36, 60, जो कि चारों संख्या 2 से कटती थी, तो हमने 2 से काटा, लिखा 6, 8, 18, 30। ये भी 2 से संपूर्ण रूप से कटती है। लेकिन देखिए 3, 4, 9, 15, 3 से 3 कटेगी, 9 कटेगी, 15 कटेगी, 4 नहीं कटेगी। और जब हम मसा निकालते हैं तो इसमें लसा की तरह नहीं होता है, कुछ भी कटे हम काट सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहां अगर चारों संख्या एक छोड़ के किसी और संख्या से नहीं कटती है तो वहीं पे हमें रुक जाना है। तो इस तरह इसका चूंकि मसा निकालने में क्या है, सब एक साथ कटना चाहिए। तो ऐसी हालत में इसकी मसा क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है ना। और देखिए जब हम 4 लिखे, हमने 4 तो लिखा, लेकिन अगर दशमलव है तो जिस संख्या में सबसे ज्यादा दशमलव है, तो देखिए यहां पर दशमलव के बाद एक संख्या है, यहां दशमलव के बाद 2 संख्या है, यहां दशमलव के बाद 4 संख्या है। तो यहां पर सबसे ज्यादा दशमलव के बाद 4 संख्या है। अब हमारा मौसा जो निकलेगा, चूंकि दशमलव का मौसा है, हमने तो ऐसे करके 4 निकला, लेकिन मुझे दशमलव लगाना है और इसके हिसाब से दशमलव के बाद 4 संख्या होना चाहिए। तो नेचुरली 4 के बाद 0 नहीं लगाएंगे, 4 के पहले 0 लगाएंगे। तो हमने पहला 0 लगाया, अब दूसरा 0 लगाया, अब तीसरा 0 लगाया। तो देखिए ये 4 हो गया और इसके सामने हमने दशमलव लगा दिया। इस तरह से ये जो है दशमलव का मौसा निकला। आप आशा करता हूं इसको समझ चुके होंगे। अब इसे दूसरे तरीके से करते हैं। इस दशमलव वाले संख्या को पहले भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 1.2 बराबर 12/10 होगा, 0.16 बराबर 16/100 होगा,
0.0036 मतलब दशमलव के बाद 4 संख्या है, मतलब 36/10,000 होगा। और देखो 60 है, इसमें दशमलव है नहीं, तो ये 60/1 होगा। अब इसका हमें मौसा निकालना है। भिन्न का मौसा निकालने का नियम क्या है? तो भिन्न का मौसा निकालने का होता है अंशों का मौसा होगा, ये याद रखना होगा, हर का जो है लसा होगा। तो अंशों का मौसा 12, 16, 36, 60, देखिए 12, 16, 36, 60 का मौसा क्या निकला है? 4। तो हमने भिन्न का जो है मौसा जो है अंशों का मौसा 4 निकाला। ठीक है, अब बटे का चिन्ह डाल दिया। अब हरों का लसा, अब 10, 100, 10,000 है, तो यहां पर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 10 का सबसे बड़ी संख्या क्या है? 10 के गुणक के रूप में 10,000 है। ठीक है ना? आप जानते हैं 10 का सबसे बड़ा गुणज जो है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं लसा निकालने के वक्त में, वो 10,000 है। तो नीचे 10,000 होगा। अब देखिए 4 बटे, यहां पर गलती हो गई है, यहां पर एक शून्य और होगा। ये जीरो डालने में मेरे टाइपिस्ट साहब ना कुछ गड़बड़ी करेंगे। ये आपका जीरो लग गया। ठीक है, अब जो है 10,000 हो गया। तो कहने का मतलब है 4 के पहले 4/10,000 का मतलब क्या होगा? 0.0004 होगा। तो ये क्या होगा? 4 के पहले 30 करके पॉइंट मारना होगा, तभी ये कहे कि इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो 4/1 के बाद 4 शून्य होगा। ठीक है ना? और ये इस तरह का मसा निकला। तो इस विधि में देखिए यही है, और इस विधि में यही है। लेकिन ये जितना आपको सहज सरल लग रहा है, जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हाथ इस पर मतलब आप इसे तरीके से कर पाएंगे। चलिए, अब अभी तो हमने भिन्न का मौसा निकाला है, जब सब में नीचे जो था 10 के गुणक थे। अगर नॉर्मल कंडीशन में 3/7 हो गया लेते हैं, 9/14 लेते हैं, 18/21 लेते हैं, 27/28 लेते हैं, इसका हम अगर HCF या मौसा निकालेंगे तो क्या होगा? ऊपर का जो है मौसा निकालना होगा। भिन्न का मौसा मतलब अंशों का मौसा, मतलब अंश क्या हुए? 3, 9, 18, 27। इसका मौसा मतलब क्या है? अधिकतम सार्वगुणनखंड, मतलब कॉमन फैक्टर जो सबसे ज्यादा इसमें है। देखो इसमें 3 एक फैक्टर है, 9 में भी 3 एक गुणन फैक्टर मतलब गुणनखंड है, 18 में भी 3 एक गुणनखंड है, 3 छक 18, 27 में भी 3 एक गुणनखंड है, 3 9 27। 3 सबसे बड़ा है, इससे बड़ा यहां पर तो है नहीं। तो नेचुरली इसका हमें बिना निकाले हम ये बोल सकते हैं कि अधिकतम सार्वगुणनखंड इन अंशों में जो दिया गया है भिन्न, वो 3 है। तो हम इसे ने 3 लिख दिया। अब हमें नीचे का हर जो है इसका लसा निकालना है। लसा मतलब वो गुणज, वो गुणनफल संख्या जिसको सारे संख्या काट दे। देखो 28 अगर लेते हैं तो 28 को तो 7 काट देगा, 14 काट देगा, लेकिन 21 नहीं काट पाएगा। ठीक है, 28 दूनी 56 अगर करते हैं, 7 भी काट देगा, 14 भी काट देगा, 28 भी काट देगा, 21 नहीं काट पाएगा। और अगर हम इसे 84 लेते हैं, मतलब 28 या 84 होता है, तो फिर देखो 21 चौके 84 होता है, 14 छक्के 84 होता है, 7 बारंग 84 होता है, मतलब सारे संख्या काट देगा। तो मतलब 84 जो है वो साझा गुणज है, और सबसे निम्नतम साझा गुणज है, जिससे ये चारों संख्या काटेगी। तो इसलिए इसका लसा जो होगा वो आपका 84 होगा। तो इस तरह ये भिन्न का मौसा क्या निकलेगा? ऊपर आपका 3 हुआ और नीचे जो 84 है, और इसे आगे भी काट के आप 3 से 84 को काटेंगे तो क्या होगा? 1/28 होगा। तो इसका मौसा का आंसर 3/84 भी हो सकता है,
बेसिकली होगा, फिर कट के ये 1/28 हो जाएगा। फिर से बोलूंगा, प्रैक्टिस के बिना ये सब जो है परीक्षा हॉल में आप एकाएक नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए इस पर प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब घातांक का मौसा निकालते हैं। जैसे 3 स्क्वायर, 3 to the power 5, 3 to the power 12, 3 to the power 23, इसका अगर हमें मौसा निकालना है तो मतलब है, मौसा मतलब क्या होता है, वो गुणनखंड जो सारे संख्याओं में, जो दिए गए संख्या सब में। देखो 3 स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, ये 3 स्क्वायर में भी है। 3 to the power 5 मतलब 3 को 5 बार गुना किया है, तो इसके अंदर भी 3 स्क्वायर है। 3 to the power 12 मतलब 3 को 12 बार गुना है, इसके अंदर में 3 गुना 3 है। 3 to the power 23 मतलब इसमें भी जो है 3 गुने 3 तो है ही है। तो कॉमन फैक्टर जो है ये आपका 3 स्क्वायर है, मतलब 3 गुना 3। इस तरह अगर किसी पावर है, बेस बराबर है, ध्यान देंगे सबका बेस बराबर है, तो सबसे कम पावर वाला जो है वही HCF के तरह लिखा जाता है। लेकिन ये पावर्स अगर इन्वर्स हो, मतलब माइनस हो, तो क्या होगा? तो ये आपको पहले इसे हम भिन्न में बदल के हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो 3 to the power -2 मतलब 1/3 स्क्वायर। लसा के केस में इसका हमने पूरा बताया हुआ है। इस तरह सब 1 में हो जाएगा। और अभी हमने देखा क्या है, किसी, अब इसका अगर हमें मौसा निकालना है तो अंशों का मौसा निकलेगा, और अंश जो है 1 1 1 है, तो इसका मौसा 1 ही होगा। हर का लसा होगा। हर अगर लसा है मतलब लसा हम जानते हैं क्या है, पावर की सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर बेस बराबर होगा तो क्या होगा, ये 1/3 to the power 23, जहां एक मौसा है और जो है 3 to the power 23, ये हर का लसा होगा। भिन्न का मौसा ऐसे ही निकाला जाता है। और 1/3 to the power 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 to the power -23 लिख सकते हैं। तो इस तरह हम एक बात समझ गए, अगर पावर माइनस में है तो अगर बेस बराबर है तो सबसे बड़ी पावर माइनस में जो होगा वही आपके घातांक का मौसा होगा, अगर पावर माइनस में है तो। इसी तरह अगर HCF 2 का स्क्वायर और 6 का क्यूब हो, तो चूंकि बेस अलग है तो लसा की तरह इसको भी पहले हमें संख्या में, इसके घातांक को हटा के संख्या में लिखना होगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 6 का क्यूब मतलब 216, 6 छक 36, 36 छक्के 216। अब देखिए 216 के अंदर में भी चूंकि इसकी आखिरी दो संख्या 16 है और 16 4 से कटती है, तो मतलब 216 4 से कटेगी। और जब 216 4 से कटेगी तो मतलब 216 का भी एक गुणनखंड 4 है, और इस संख्या में तो 4 है ही है। तो इसका मतलब 4 और 216 का जो महत्तम समावर्तक होगा वो 4 होगा। और देखिए ऐसे सवालों का प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये आपके खून में ऑटोमेटिक समा जाएगा। और उसके लिए जो नीचे लिंक दिया हुआ है, अगर आप वेब पेज में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बार बार निवेदन, हर स्लाइड पे मैं निवेदन कर रहा हूं कि वेब पेज का जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है उसे क्लिक करें, और उससे आप उस पेज में जाएं, और पेज में जाने के बाद वहां पर जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया उस पर प्रैक्टिस करें और पूर्णता हासिल करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल है, देखिए हम अलग से वर्ड प्रॉब्लम लेंगे, मतलब किसी सवाल से कैलकुलेशन, क्वेश्चन टू कैलकुलेशन कैसे आया जाता है, लेकिन यहां पर केवल एक सवाल लेंगे यह समझने के लिए HCF का इस्तेमाल सवालों में कैसे होता है। देखिए यहां बोला गया, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है,
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस मैटर को करने के आपको मैं दिखा सकूं, इसके लिए मैं वेब में क्या कहते नेट में फोटो डाला था, खुद ढूंढा, लेकिन मेरे को वो चीज नहीं मिला। मैं जो आपको फोटो दिखा रहा हूं उसमें क्या है, बैंड बजाने वाले पार्टी आगे हैं और सेना का टुकड़ी पीछे है, बीच में है। लेकिन सवाल में बोला गया है सेना की पूरी टुकड़ी आगे रहेगी और बैंड वाले पीछे रहेंगे। जो भी हो, यहां आप देखेंगे सेना की संख्या जैसे 4 टुकड़ी दिखाई जा रही है बराबर है बैंड पार्टी बजाने वाले की भी संख्या बराबर है। तो यहां यही बोला है आप सेना को कितने टुकड़ों में बांटेंगे जब 32 संख्या वाला बैंड पार्टी भी जो है उन सारे टुकड़ों के साथ, जिसको स्तंभ बोला गया है, समान रूप से हो। ऐसे जब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, बांटना पड़ता है समान संख्या में, तो वहां पर हम मौसा का महत्तम समावर्तक का हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब इन संख्याओं में से 616 और 32 में से उस सबसे बड़े गुणनखंड को निकालते हैं जो गुणनखंड दोनों में रहेगा। तो इसका मतलब उस संख्या से अगर हम टुकड़ी बनाएंगे तो बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए इसको समझते हैं कैसे करना है। तो हम देखिए चूंकि दो संख्या है 32 और 616, तो हम भाग विधि में फटाफट कर लेते हैं। तो 616 को अंदर रखा, 32 से कम 32, ठीक है ना, क्या कि 32 दूनी क्या होगा 64 होगा, इसलिए एक बार दिया हमने किया। तो यहां पर 32 से घटाया 29 और 6 यहां उतर गया 296। अब देखिए यहां पर 3 अठे 24, 8 दूनी 16, ठीक है। तो हमने इसे 8 अच्छा 9 दूनी 18, सॉरी 3 अठे 24, 3 9 27, 9 दूनी 18, तो 9 बार जा सकता है। तो हमने 9 बार दिया तो 288। अब देखिए घटाया घटाया तो 8 बचा। अब ये आपका शेषफल हो गया। अब इस भाजक से फिर हमें देना होगा, क्योंकि हम जब मौसा निकालते तो क्या है, हमें तब तक शेषफल से भाजक को भाग देते हुए निकालना है जब तक अवशेष खत्म ना हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। तो 4 अठे 32। अब देखिए ये कट गया। अब जो ये 8 है, ये 8 आपका मौसा निकला। मतलब ये 616 के अंदर में भी 8 एक गुणनखंड है, सबसे बड़ा गुणनखंड है, और 32 के अंदर में भी 8 एक गुणनखंड है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 8 सदस्यों का अगर HCF 8 हो गया तो मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, ठीक है ना। अब 32 मतलब बैंड पार्टी 4 होंगे। 616 को अगर हम 8 से गुना भागा देंगे तो जो बचेगा होगा, जैसे 7 अठे 56, 7 अठे 56 हुआ और 7 अठे 56, मतलब सतत एक एक स्तंभ में, मतलब एक एक पंक्ति में 77 करके सेना के सदस्य होंगे और 32 मतलब 4 करके आपका बैंड बजाने वाला होगा, और इस तरह के 8 पंक्तियां बनेंगे। यही इस सवाल का जवाब है। तो सवाल को पढ़ के क्वेश्चन टू कैलकुलेशन, यही है। क्वेश्चन में कहीं आपको HCF निकालने के लिए नहीं बोला गया था। तो हम अगर बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, वहां प्रॉब्लम यही होता है। मैं इसलिए धीरे बोलता हूं, बिजली की गति में नहीं बोलता हूं, क्योंकि चीजों को आप समझ सकें, चीजों को आंख बंद करके देख सकें। 5 मिनट ज्यादा लगा तो क्या हुआ, क्योंकि चीजों को समझना भी तो है। समय के का यहां पर शायद ही कोई महत्व है। तो चलिए हम आगे आते हैं। अब दिया गया है HCF, LCM और संख्या के बीच में क्या संबंध होता है।
और ये मैंने एनसीईआरटी का ही सवाल लिया हुआ है। ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 है। देखो एचसीएफ जो है बराबर 9, इसको पढ़ने का तरीका समझो। एचसीएफ 9 है और संख्या 306 और 657 है। मतलब 306, 657 ये दो संख्या का एचसीएफ जो 9 है और एलसीएम 306 और 657 का पूछा गया है। तो हमें एचसीएफ दिया गया है, दोनों संख्या दिया गया है और हमें एलसीएम पूछा गया है। तो इसका तरीका क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, और हमें निकालना क्या है? एलसीएम। चूंकि एलसीएम निकालना है, ये एक समीकरण है, हम इसको पलट के एलसीएम एचसीएफ को बाएं साइड में ले आते हैं और दोनों संख्याओं के गुणनफल को दाएं साइड में ले जाते हैं। तो कहने का मतलब इसे ऐसे कर डालते हैं। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ जो इधर था इधर चला गया, दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमें एलसीएम पता करना है, तो एलसीएम बराबर क्या होगा? ये गुना एचसीएफ है। आप जानते ही हैं ट्रांसपोज, और आगे भी पढ़ेंगे कि जब समीकरण में ट्रांसपोज होता है, मतलब एचसीएफ को अगर हम बाएं साइड से दाएं साइड में लाएंगे तो ये चूंकि गुना के संपर्क में है, ये भाग के संपर्क में हो जाएगा। मतलब एलसीएम बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल हो गया बटे एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? 9 है, तो हमने नीचे 9 को लिख दिया। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है? 306 गुने 657, तो हमने 306 गुने 657 बटे 9 लिखा। अब देखिए 3 9 27, तो 3 बच गया, 3 और 6 36 हो गया। तो 3 9 27, 4 9 36 बराबर ये 94, 9 से अगर काटेंगे ये 34 होगा। तो 34 गुने 657 हुआ, 9 कट गया यहां पर। 34 को 657 से गुना करेंगे, तो चलिए गुना करके देखते हैं। तो 4 7 28 का 8, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2, ठीक है ना। अब है कि 4 6 24 और 2 26, तो हमने 26 लिख दिया। अब हम 3 से गुना करते हैं, 3 7 21 का 1, हाथ में रहा 2, ठीक है। 3 5 15 और 2 17 का 7, हाथ में रहा 1। अब 3 6 18 और 1 19 हो गए। 18 1 19। अब जोड़ते हैं, 8 2 1 3, 6 7 13 का 3, हाथ में रहा 1। 9 2 11 1 12 का 2, हाथ में रहा 1, और 1 मिलके 2 हो गया। इस तरह ये क्या हो गया? 22,338 हो गया। तो मतलब इसका एलसीएम क्या होगा? 22,338। तो देखिए हमें अभी तक आज जो पढ़ना था वो मोटा मोटी सारा चीज हमने कवर किया। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस हम करेंगे तो फिर हम क्या होगा, हम इसे संपूर्ण रूप से हम अपने अंदर पे ले पाएंगे। तो प्रैक्टिस अति आवश्यक चीज है।